आखिर नेपच्यून प्लैनेट पर उसके विंटर के टाइम पर उसका टेम्परेचर बढ़ने कैसे लगता है, और आखिर वहाँ पर इतना तेज विंड कैसे चलती है कि अगर हम वहाँ पर धरती को रख दें तो धरती भी फ्लोट करने लगेगी। और सबसे पहली बार इसे कौन से प्रूफ द्वारा कैप्चर किया गया था, और आखिर इसकी पहली इमेज कौन सी है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेपच्यून प्लैनेट हमें देखने में जितना शांत लगता है वो उतना ही ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है। अब आपको जानकर हैरानी तो होगी, लेकिन नेपच्यून प्लैनेट की डिस्कवरी आज से 175 साल पहले किसी टेलीस्कोप द्वारा नहीं बल्कि एक पेन और पेंसिल की मदद से हुई थी। और ये कारनामा किया था फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बेन लिबेरी ने। इस कहानी की शुरुआत होती है सर आइजैक न्यूटन से। जब पेड़ से उनके पास एक सेब आकर गिरता है, तब वो एक बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर गिरते समय ये सिर्फ साइड में या फिर पीछे क्यों नहीं गया, ये सीधा जमीन पे ही क्यों आया। और इसी वजह से उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें दिया, एक ऐसा फोर्स जो ऑब्वियसली चीजों को अपनी तरफ खींचता है। जिस चीज का मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी और उससे छोटी चीजें उसको ऑर्बिट करने लगेंगी। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम है। एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन because it contains 99.86% मास ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। इसी तरह से हमारा मून हमारे अर्थ को ऑर्बिट करता है। अब भले ही मून छोटा है, लेकिन उसके पास भी कुछ ना कुछ ग्रेविटी तो है। अब उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो हमारी पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से हिला सके, लेकिन वो हमारे प्लेनेट के ओशियंस पर जरूर इफेक्ट डालता है। मून अपनी तरफ हमारे प्लेनेट के ओशियंस के पानी को खींचता है, जिसकी वजह से हमें वेव्स देखने को मिलती हैं। और ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा मून हमारे अर्थ को ऑर्बिट करना बंद कर देगा तो वो सीधा आकर हमारी धरती से टकरा जाएगा। क्योंकि जिस तरह ग्रेविटी की वजह से वो हमारी धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसी रेवोल्यूशन की वजह से एक और फोर्स जनरेट होता है जो उसे बाहर की ओर ढकेलता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और अर्थ की ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होने की वजह से ही मून अपनी फिक्स ऑर्बिट में बना रहता है। और कुछ इसी तरह से सारे प्लैनेट्स के साथ भी होता है। अब आइजैक न्यूटन के दी गए ग्रेविटेशनल लॉ पर कई सारी रिसर्च हुई और हमें ये पता चला कि हमारा सारा यूनिवर्स इसी लॉ पर टिका हुआ है। तो आइए समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बात है साल 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था। और उस समय से थोड़ा ही पहले 1781 में इस प्लैनेट को एक टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया, जो कि हमारी धरती से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन इस प्लैनेट के साथ दिक्कत ये थी कि ये ग्रेविटेशनल लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था। एंड ऑब्वियसली दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स अ क्वेश्चन कि आखिर पूरा ब्रह्मांड अगर इसी लॉ की वजह से चल रहा है, तो इकलौता एक ही प्लैनेट इसके खिलाफ काम कैसे कर सकता है। क्योंकि यूरेनस अपने ऑर्बिट में एक फिक्स पॉइंट पर आकर थोड़ा सा इधर उधर होने लगता था। और यूरेनस के इसी बिहेवियर ने एस्ट्रोनॉमर्स को 60 साल तक परेशान किया। और उसी में से एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बेन लिबेरिये भी थे। उर्बेन लिबेरिये पूरी रात केवल यूरेनस को ही स्टडी करते रहते, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं खोज पा रहे थे कि आखिर यूरेनस की इस अजीब से बिहेवियर के पीछे वजह क्या है। उनका मानना था कि इसके पीछे का एक ही रीजन हो सकता है कि जिस पॉइंट पर आकर यूरेनस अजीब बिहेव करता है, उसके करीब कोई बड़ा सा मास या प्लेनेट एग्जिस्ट करता हो। हालांकि कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स तो ये भी कहने लगे कि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, या हो सकता है कि ये लॉ ही गलत हो। लेकिन एस्ट्रोनॉमर लिबेरिये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ग्रेविटेशनल लॉ गलत है, और वो इसी बात पर डटे रहे कि कोई ना कोई दूसरा प्लेनेट यूरेनस को अपनी तरफ खींच रहा है। एंड फिर 23 सितंबर 1846 की एक रात को जब वो रोज की तरह यूरेनस को स्टडी कर रहे थे, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन फिर उन्होंने पेन और पेपर उठाया और एक बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर डाली। एंड देन ही नॉट कैलकुलेट ओनली द पोजीशन ऑफ दिस प्लैनेट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ द प्लैनेट। उनका ये कहना था कि यूरेनस के पास जो प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, उसका मास भी लगभग यूरेनस के बराबर ही है।
और जब उन्होंने इस चीज को लोगों के सामने पेश किया तब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स उनकी इस बात का विरोध करने लगे और काफी ज्यादा मजाक उड़ाया उनका। कहने लगे कि इट वॉज इम्पॉसिबल कि यूरेनस के अलावा कोई और प्लैनेट एग्जिस्ट करता हो। देन उस समय की सबसे एडवांस लेबोरेटरी को उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी और उनसे कहा कि प्लीज किसी पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से स्पेस के इस खास हिस्से में जूम कर देखा जाए कि क्या कोई और प्लैनेट भी एग्जिस्ट करता है। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी डॉक्टर जोहान गॉटफ्रेड गेल ने बात पर ध्यान दिया एंड व्हेन ही फोकस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट उन्हें भी अंधेरे स्पेस के अलावा कुछ और नहीं दिखा। लेकिन जब उन्होंने अच्छा खासा फोकस कर देखा तो वहाँ पर सच में एक ब्लू कलर का प्लैनेट एग्जिस्ट करता था। लिबेरिया की इक्वेशन बिल्कुल सही थी एंड दिस वाज अ पॉइंट जब सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट खोजा जा चुका था, जिसे हम आज के टाइम पर नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून वाज द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम जिसे किसी टेलीस्कोप की मदद से नहीं बल्कि एक पेन और पेपर और मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से खोजा गया था। इवन फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर लिबेरिया से पहले द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप गैलीलियो गैलीली ने इस प्लैनेट को कई बार देखा था, लेकिन वो हमेशा से इस प्लैनेट को एक स्टार मानते थे। उन्होंने अपनी कई सारी ड्राइंग्स में इस प्लैनेट को ड्रॉ भी किया था बट एज अ स्टार, जिसकी वजह से इस प्लैनेट को खोजने का सारा श्रेय लिबेरिया के पास जाता है। अब उन्हें ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट तो मिल गया था, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि नेपच्यून प्लैनेट का नाम उनके असली नाम लिबेरिया से जोड़ा जाए। बट तब के टाइम पर प्लैनेट्स का नाम केवल गॉड्स के नाम पर रखा जाता था, इसीलिए कई सारे लोगों ने लिबेरिया की इस मर्जी पर नाराजगी जताई थी और सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस प्लैनेट का नाम रोमन गॉड नेपच्यून के ऊपर रखा गया। बट साल 1989 में पहली बार नासा के वॉयेजर 2 मिशन को नेपच्यून प्लैनेट से 3000 माइल की दूरी से गुजारा गया एंड देन दिस मिशन कैप्चर्ड दिस फोटो ऑफ द नेपच्यून। आज के टाइम पर ये हमारे सूरज से सबसे दूर का प्लैनेट है। यूँ मानिए कि अगर धरती से सूरज की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो इस प्लैनेट की दूरी हमारे सन से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है और सूरज से इतना दूर होने की वजह से ही इस प्लैनेट का तापमान -190 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा आइस जाइंट है जहाँ पर हमेशा तूफान चलते रहते हैं और इन तूफानों की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचती है। एंड द पॉइंट टू बी नोट डाउन कि धरती का सबसे तेज तूफान 407 किलोमीटर का रिकॉर्ड किया गया था। अब भले ही लिबेरिया जिन्होंने अपनी सिर्फ इक्वेशन की मदद से इस प्लैनेट को खोजा था वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन फ्रांस में उनकी कब्र के ऊपर नेपच्यून का एक मॉडल लगाया गया है ताकि उनके इस काम को हमेशा याद रखा जाए। मैंने और भी कई सारे प्लैनेट्स के ऊपर वीडियो बनाई है जैसे मार्स, अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। गो एंड चेक आउट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।